नमस्कार। जनपद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए नियमित विचार विमर्श श्रृंखला में हम एक बार फिर जनता के जुड़ने के लिए, जनता की बात समझने के लिए आपके सामने हैं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के समग्र विकास पर अपनी राय, अपनी बात रखने के लिए आशुतोष श्रीवास्तव और अवधेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमानों को भी अपनी बात रखने के लिए साथ में आना है। जब तक वो आवे तब तक हम विषय की बात आपके सामने साझा करना चाहते हैं। आपके सुझाव, आपकी टिप्पणियां हमारे इस विमर्श के वैचारिक प्रवाह को गति प्रदान करेंगी। हमें और हमारे साथियों को, जनपक्ष में अपनी बात रखने वालों को एक ऊर्जादायी शक्ति के रूप में काम आएंगी। आपकी टिप्पणियों का, आपके विचारों का हार्दिक स्वागत है। आपके प्रश्न के उत्तर त्वरित रूप से, तत्कालिक रूप से इसी दिन में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मेहमान देंगे। उत्तर प्रदेश की अपनी उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली संग्राम का इतिहास है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक भूमि किसी भी उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य की भूमि कमतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्किल युवाओं की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में वीरांगनाओं की कमी, आज कामकाजी महिलाओं की कमी है। स्वावलंबन की दिशा में योगदान देना प्रारंभ कर दिया है। कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश अगर हर तरह से समृद्ध है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम पिछली सरकारों ने किया है। गरीबी हटाओ के नारे से लेके कल कारखानों लगाने का काम भी प्रधानमंत्रियों ने किया, लेकिन समग्र विकास नहीं हो पाया। हम इस कड़ी में याद करेंगे 3 बड़े नामों के साथ, राय जी को, वीर बहादुर सिंह जी को, प्रसाद वर्मा जी को। और याद इसलिए कहेंगे कि ये विकास के मायनों में विकास रूप में थे, लेकिन फिर भी समग्र विकास क्यों नहीं हो पाया। क्षेत्रों का विकास किया, अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों का विकास किया, लेकिन समग्र विकास नहीं। समग्र विकास की बात पूरी रह जाती है। ये आज साथ इतनी शक्ति का अर्जित करने के लिए भी हमारे साथ। आप जानती हैं, आवाज नहीं आ रही सर, रह चुकी हूँ, आप हमारे साथ कार्यक्रम में रह चुकी हैं। ये बिल्कुल जो आपके मन की बात है, कि जन की बात को हम समझना, जुड़ना और जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं अवधेश जी, आप ये समग्र विकास के प्रति आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या इसमें कैसे क्या कमी सरकारों की तरफ रह जाए। पहले आपसे जी से समग्र विकास क्या है ये हम समझेंगे। क्या क्या करना चाहिए, सेकंड राउंड में आएंगे। जी अवधेश जी। नमस्कार अरविंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न उठा रहे हैं आप, और ये सीरीज जो है इसके लिए सबसे पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत अच्छा कार्य है विभिन्न मुद्दों के लिए, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो या जो है संस्कृति का मुद्दा हो या उत्तर प्रदेश के विकास का मुद्दा हो। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि समग्र विकास से तात्पर्य सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा जो है उसका विकास किसका है, किसी निर्जीव का नहीं है, किसी सजीव का भी नहीं है। इस सीमा में रहने वाले समस्त प्राणी, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पालतू जानवर हो, चाहे गोपालन हो, चाहे वन्य जीव हो, सभी के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, सभी का कल्याण होना चाहिए।
सभी भय मुक्त वातावरण में रहें, प्रकृति की अपनी व्यवस्था है उस व्यवस्था में रहें। और यही नहीं है, जैसे मान लीजिए हम बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो खनिज संपदा होते हुए भी अगर वहाँ पानी नहीं है, जल की कमी है, तो वहाँ जल पहुँचे। जहाँ जल अधिक है वहाँ से, जहाँ बाढ़ की समस्या है वहाँ से जल पहुँचे वहाँ पे। इस तरह से सभी सबको जब सोचकर हम विकास का पैमाना बनाएंगे, जिसमें अंतिम व्यक्ति का, समाज का जो अंतिम तबका है, जो अभी भी बहुत ऐसी जगह पे है, ऐसे रिमोट एरिया जिसे हम कह सकते हैं कि 20-20 किलोमीटर अभी भी ऐसे स्थान होंगे जहाँ पे पैदल चल के जाया जाता है या सार्वजनिक साधन परिवहन के उपलब्ध नहीं। तो जब विकास की किरण वहां तक पहुंचे, सरकार वहां तक पहुंचे, तो हम उसको समग्र रूप से विकास कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो उसकी मूलभूत आवश्यकता हो उससे अधिक उपलब्ध हो, उसको बोलने की, न्याय पाने का अधिकार हो, तो हम समग्र विकास कह सकते हैं। कई बार सामाजिक संस्थाएं बहुत सारी कार्य कर रही हैं, लेकिन अरविंद जी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आप बोलिए, कंटिन्यू। कई बार सामाजिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो भी, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे होगा। क्या सिर्फ सरकार पे ही निर्भरता होनी चाहिए? जैसे अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक की या अन्य जो विकसित राज्य हैं उनकी बात करिए, पंजाब की भी बात करिए, तो वहाँ सहकारी समितियां बहुत अधिक शक्तिमान हैं। जैसे अमूल है या लिज्जत पापड़ है, या कर्नाटक में भी कई सारी हैं, या बैंकिंग सिस्टम है। ये जो सहकारी समितियां हैं, जो समाज के ही लोग, कुछ लोग मिलकर पूंजी की व्यवस्था करते हैं और चलाते हैं। तो वो लोग जो है, ऐसी समितियां उत्तर प्रदेश में बहुत कम हैं। जो हैं भी, वह जो है मतलब समाज के विकास के या नैतिकता के मानकों पर वैसी खरी नहीं उतरती हैं। जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने बिल्कुल जी आप सुरेश भाई बिल्कुल सही भावना रखने वाली बात आएंगे हम पार्क में, हम ये स्वर्गीय मंत्रालय, लेकिन फिर भी बाराबंकी में ही समग्र होना चाहिए। नहीं, कंप्लीट डेवलपमेंट। जी बताइए। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि आवाज जो है डेवलपमेंट पर बताइए, विकास, समग्र विकास से क्या अभिप्राय है? जहां तक समग्र विकास के शाब्दिक अर्थ का मतलब है किसी भी क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास होना। और आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो जो समस्याएं आजादी के समय थी वही समस्याएं आज भी हैं, उन्हीं पर आज भी काम हो रहा है। चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, हम जहां के तहां खड़े हुए हैं। और इन समस्याओं का मूल कारण यह है कि जो योजनाएं बनी उनका पूर्ण लाभ, पूर्ण रूप से 100% क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं किया गया। आज भी जनप्रतिनिधियों द्वारा पेयजल के लिए हैंडपंप लगाए जा रहे हैं, सड़क निर्माण कराया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र में कोई इतनी बड़ी योजना नहीं आती है कि जिससे उस क्षेत्र के जनता का रोजगार उपलब्ध हो, उस क्षेत्र की जनता का स्किल डेवलपमेंट हो। ये सब समस्याएं हैं और यही कारण है कि हम, और इसका मूल कारण यह है कि, दूसरा कारण यह है कि पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसको हम नकार नहीं सकते हैं। जो प्रयास किए गए
काम हुआ, लेकिन उतने प्रतिशत हमको सफलता नहीं मिली जितने प्रतिशत हमको मिलनी चाहिए थी। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि समग्र विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है? क्योंकि नाली खड़ंजा, एक सोलर लाइट लग जाना, किसी का इंदिरा आवास मिल जाना, किसी की फीस माफी हो जाना, इतना ही अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कर देते हैं तो उनको हम संज्ञा दे देते हैं कि उन्होंने विकास किया और उसी पर वोट पा जाते हैं। तो आप सोचिए समग्र विकास के अभिप्राय क्या है। हम फिर आपके पास लौटेंगे। अभी हम समझना चाहेंगे अलका जी आपसे, कंप्लीट कंप्लीट डेवलपमेंट, नमस्ते समग्र जी जी नमस्ते, आप लोग। प्रणाम आपको जी। कंप्लीट डेवलपमेंट, समग्र विकास ऐसा होना चाहिए। आपने सुना अवधेश जी को भी, आक्रोश जी को सुना, तो हम चाहते हैं आपसे, आप कर रहे हैं परिवार के माहौल का, परिवार का और पूरे समुदाय का। तो आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हेलो, आवाज बहुत जी कट के आ रही है। जी, आवाज बहुत अब आ रही। समग्र विकास से क्या अभिप्राय है? जी, इस बारे में मैं अवधेश जी से सहमत हूँ कि हर ओर से जो विकास हो उसको समग्र विकास कहते हैं। यानी आपका आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का विकास हो उसको कहते हैं समग्र विकास। मतलब जब हम लोग थोड़ा अपराध वाला जो ये इस समय माहौल है उससे मुक्त हो जाएंगे, जब अपने सड़कों पर की गंदगियों से मुक्त हो जाएंगे, जब नालियों के बदबू से मुक्त हो जाएंगे, जब हर तरह के क्राइम से मुक्त हो जाएंगे, जब हम लोग जहाँ अपना काम कराने जाते हैं जिस भी फील्ड में वहाँ पे जो करप्शन होता है उससे मुक्त हो जाएंगे, और जब अपने मन की बात हम निडर होकर कह पाएंगे, मैं समझती हूँ कि उस समय मुझे लगेगा कि हम लोग का समग्र विकास। जी जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल फिलहाल तो अरविंद जी, फिलहाल तो जैसे अभी हम लखनऊ शहर की बात कर रहे हैं, मतलब इधर तो खैर 6-7 महीने हो गए, मार्च से हम तो घर से बाहर नहीं निकले हम लोग, तो अभी क्या स्थिति है लखनऊ की नहीं पता हमको। लेकिन जब हम लोग जाते थे तो जगह जगह, मतलब जहाँ भी फील्ड अगर थोड़ा सा चौड़ा मैदान दिखाई दिया वहाँ पे इतना कूड़ा करकट, इतनी गंदगी कि इंसान वैसे ही बीमार पड़ जाए। तो ये सब जब तक खुद इंसान भी नहीं सोचेगा, जनता भी नहीं सोचेगी और सरकार भी नहीं सोचेगी और प्रशासन भी नहीं सोचेगा, तब तक नहीं होगा। ये तीनों के एक्टिव होने से ये काम होगा। क्योंकि ऊपर से सही बात है योजनाएं बन के आती हैं सरकार की, तो बीच में मतलब थोड़ा सा फ्रेंकली बोल रही हूँ कि बीच में फिर उसका बहुत घपला हो जाता है और वो नीचे तक पहुँचते पहुँचते, सही जगह पे पहुँचते पहुँचते फिर वो बंदर बांटी हो जाता है। और उसके बाद जनता भी उतनी जागरूक नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, अपने अधिकारों के प्रति भी नहीं जागरूक है, अपने कर्तव्य के प्रति भी नहीं जागरूक है। उसको ये भी नहीं पता है कि हमको क्या पाना है और उसको ये भी नहीं पता है कि हमको क्या देना है समाज को। तो थोड़ा ये जैसे जो स्वयं सेवी जो वो हैं समूह, जो ये लोग थोड़ा सा, या जो पढ़ा लिखा तबका है, थोड़ा इसके लिए एक समूह बना के मेरे ख्याल से हमको ये लगता है कि थोड़ा शिक्षित कर सकता है, थोड़ा जागरूक कर सकता है जनता को। कि पहले तो जनता को जागरूक करना जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि जनता ही मार खाती है, कारण कोई भी हो मार तो जनता ही खाती है। जी अलका जी, देखिए संजीव सिंह जी ने वेलकम आपको किया। और अब एक मेरा मेरा एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है जो हमारे सारे जो लोग हैं प्रतिभागी हैं, आप लोग सारे लोगों से प्रश्नों का स्क्रीन पर वो प्रश्न मैं ले आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस प्रश्न आशुतोष जी 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 इस प्रश्न का क्रमवार सारे लोगों से ये होगा। मेरी जिज्ञासा है कि समग्र विकास के लिए आम जन में जागरूकता का अभाव क्यों है?
जी आशुतोष जी, समग्र विकास के लिए आम जन में जागरूकता का अभाव क्यों? जी जी, किसी भी डेवलपमेंट के लिए आदमी को उससे अवेयर होना आवश्यक है। पब्लिक खुद नहीं जान रही कि हमको किस चीज की मूलभूत आवश्यकता है, वो कंफ्यूज रहती है। और इसका मेन कारण है शैक्षिक स्तर का न होना, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हैं और उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं है। वो ये समझ नहीं पाते कि उनका विकास किस चीज में है। छोटी सी बात है, अगर हम इलेक्शन को ले लें, जब चुनाव होते हैं तो लोग क्या होता है, जो ट्रेंड चला, लोग अच्छे प्रतिभागी के चुनाव क्यों नहीं कर पाते? उसका मूल कारण कि वो अपने हित की बात जानते ही नहीं कि हमारा हित की रक्षा कौन सा प्रतिभागी कर सकेगा। वो क्षुद्र लालच में पड़ करके अपना वोट कर देते हैं, उसके बाद उसको 5 साल उनको भुगतना रहता है और स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। ना उनका डेवलपमेंट होता है, ना उनके क्षेत्र का डेवलपमेंट हो पाता है। ये इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही जो है, कैसे नहीं अवधेश भाई, कैसे नहीं हम लोग अपनी जिम्मेदारी भी तो फिक्स करेगा। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के जागरूक लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी आपकी साहित्यकारों की, पत्रकारों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी अलका जी ने और आशुतोष जी ने कही है, जिस पर आधारित हमारा अगला प्रश्न होगा। जैसे शिक्षा को कहा कि शिक्षा का अभाव है, लोग वोट के समय वो दे देते हैं। आज वोट की बात नहीं होनी थी, लेकिन विमर्श में अगर कहीं पर कोई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होता है तो उस पर चर्चा जरूरी है। और सफाई की बात हुई, लखनऊ का जिक्र अलका जी ने किया और वोट की बात की, तो लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा हित किसमें है। पहले अभी उसी प्रश्न पर अवधेश भाई, समग्र विकास के लिए आम जन में जागरूकता का अभाव क्यों है, अभी इस पर केंद्रित रहते हैं। फिर आगे उस सवाल पर कि शिक्षा का कितना असर समग्र विकास। जी अवधेश भाई। देखिए, माननीय अलका जी ने बहुत ठीक बातें कही थी और आशुतोष जी ने भी जो है अभी जो कहा है कि शिक्षा का अभाव है, लोगों को अपना हित नहीं पता है। तो जो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैं आपको शुरू से कहता हूँ, अगर कोई बच्चा आज जन्म लेता है तो उसको ये पता है, वो हम कहते हैं कि भाई उसे पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। वो सोचता है हम कहीं फंसेंगे नहीं, हम जो है अपने कल्याण के लिए काम करेंगे। फिर उसको उसकी माता से उसको दूध मिलता है, सोचता है मेरी माँ थोड़ा दूध पिला देती तो मैं कुछ बोलने लायक और उसके लायक हो जाता। तो थोड़ा माता से ममता होती है, फिर परिवार के अन्य लोगों से ममता होती है, फिर शेष समाज से ममता होने लगती है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसको बहुत सारी बातें बताने वाले लोग होते हैं कि तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हुआ, तुम्हारे साथ इस धर्म के लोगों ने अत्याचार किया, तुम्हारे पास इस जाति के लोगों ने अत्याचार किया, इसने तुम्हें ऐसे किया। तो वो लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं और उस व्यक्ति को कंफ्यूज करके अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं। वो अपना आत्म कल्याण भूलकर वो बहुत सारे बातों में फंस जाता है। और वो चूंकि ऐसा व्यक्ति, उसको सही शिक्षा का भी अभाव है, जो गुरुकुलों में हमारे शिक्षा मिलती थी उस शिक्षा का भी अभाव है, तो वह व्यक्ति कभी यह जान ही नहीं पाता है कि मुझे अपने कल्याण के लिए पहले काम करना है, अपने परिवार के कल्याण के लिए पहले काम करना है, अपने गांव के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए पहले काम करना है, ना कि मुझे पार्टी पॉलिटिक्स या संगठनों की राजनीति में उलझकर उनके लिए अवैतनिक रूप से काम करना है। तो बहुत सारे संगठन, बहुत सारे जो है राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को जो है यूज करके, उनको यूज एंड थ्रो जिसे कहते हैं वो करती हैं। तो व्यक्ति इन सब चक्करों में फंस जाता है और अपने गांव का विकास, अपने आसपास के अपने परिवार का विकास, इससे जो है वो हट जाता है। और चूंकि ऐसे लोग, भाई मान लीजिए जैसे एक राज्य है, तो राज्य का एक व्यवसाय है, टैक्स कलेक्शन है। मान लीजिए मैंने एक रेस्टोरेंट खोला तो स्टेट ने उसमें 10% GST लगाया मान लीजिए, तो वो 10% का तो मेरे व्यापार में राज्य हिस्सेदार हो गया। जितनी भी खनिज संपदा है उसका राज्य मालिक है, जितने भी वन संपदा है उसका राज्य मालिक है, प्राकृतिक संपदा है उसका राज्य मालिक है। जबकि है यह कि जो भी व्यक्ति उस राज्य का नागरिक है वो इक्वली उसका मालिक है, लेकिन उसको यह बात कोई नहीं बताता है। और जो लोग राज्य में, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, वो उस राज्य के बिजनेस पे पूरा कब्जा कर लेते हैं। इसलिए आप देखिए कि जो राज्यकर्ता हैं किसी भी प्रकार से,
उनके पास सुख सुविधा के सारे संसाधन उपलब्ध हैं, और जो वास्तव में मालिक है उसको यह पता ही नहीं कि मैं भी इसमें मालिक हूँ। मान लीजिए जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र में अगर वन संपदा है तो वो वन संपदा किसी एक व्यक्ति की या राज्य की नहीं है ना, वहाँ की जनता की है। और जनता को ये बताया गया है कि जनतंत्र है, तुम ही राज्य के असली मालिक हो, लेकिन मालिक की स्थिति बहुत खराब है। तो व्यक्तियों को, जनता को इस हेतु सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह दायित्व तो बनता है कि जो है जनता को इस हेतु जगाया जाए कि भाई तुम मालिक हो, ये तुम्हारा, और इस संसाधन पे जो तुम्हारे सेवक हैं वो तुमको मूर्ख बनाकर जो है सारी सुख सुविधा ले रहे हैं और तुमको इस सुख सुविधा से वंचित कर रहे हैं। तो यह जब जनता जान जाएगी कि जो राज्य है उसमें मेरी हिस्सेदारी है, इसके मालिक हम हैं, तो उसको अभी क्या है कि वो निरीह अपने आप को समझता है हर व्यक्ति, और उसको तमाम तरह से लोग बताने वाले ऐसे लोग हैं। आपने अवधेश भाई आपने सही कहा, लेकिन मेरा प्रश्न अनुत्तरित ही रह जा रहा है, जागरूकता का अभाव क्यों है? मैं भी समझ रहा हूँ आपकी बातों समय हूँ, जागरूकता का तो जागरूकता यही है ना कि मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। सवाल ये है मेरा, मैं चूंकि उत्तर नहीं मिल रहा है, जागरूकता नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये सबके बावजूद जागरूकता नहीं है। ये एक बिंदु आया आपको जी ने रखा, शिक्षा का अभाव है। आपने लखनऊ जैसे शहर में, राजधानी में, जहाँ सब शिक्षित हैं, वहां पर गंदगी के साथ साथ कानून तोड़ने का कोविड-19 सबसे ज्यादा उदाहरण तो पढ़ा लिखा महानगर है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे इंदौर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो। पढ़े लिखे लोगों ने कोविड-19 कम करके उल्लंघन किया, ये किसी से छुपा नहीं है। मजबूर होकर तो उत्तर प्रदेश में भी आदित्यनाथ आज तो आप सोचिए, हम ये भी नहीं पूछे हैं कि दिल्ली में जब व्यवस्था गड़बड़ थी तो गृह मंत्री को उतरना पड़ा स्वास्थ्य संभालने के लिए। तो जागरूकता न होने का कारण एक है, लेकिन क्या शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य और नागरिक चेतना खत्म होना एक बड़ा कारण नहीं है? जी अलका जी। बहुत बड़ा, यही मैं बोलने जा रही थी अभी कि कुछ तो अपनी परवरिश, कुछ अपने संस्कार, अपने घर के जो संस्कार मिलते हैं, और अपनी चेतना भी जागृत होनी चाहिए, अपना दायित्व समझना चाहिए, हर बंदे को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरा अपने समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति जैसे दायित्व है, वैसे अपने समाज के प्रति भी एक दायित्व है, अपने शहर के प्रति भी एक दायित्व है। तो उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक तो कितना भी, देखिए शिक्षित होना एक अलग चीज होता है और उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारना एक दूसरी बात होती है। तो खाली किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको जीवन में नहीं उतारेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि एक बहुत बड़ा, हमको लगता है एक और कारण है इसका कि बेरोजगारी भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सामाजिक मतलब जो विकास में जो एक बहुत बड़ा ये भी बाधा आ रही है इसकी वजह से भी, क्योंकि जब आदमी बेरोजगार होता है तो फिर उसको जो सामने दिखता है वही वो करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे नैतिक हो या अनैतिक हो, क्योंकि पेट तो सबको अपना पालना होता है। और फिर उसके बाद उसको दूसरा कुछ समझने का या सोचने का मौका नहीं मिलता कि वो अपनी दायित्व समझे या अपना क्या समझे कि मतलब मेरे समाज के प्रति मेरा क्या है दायित्व। तो थोड़ा बेरोजगारी भी अगर कम हो जाती और थोड़ा शिक्षा का प्रचार प्रसार होता, थोड़ा जो शिक्षित लोग हैं वो लोग थोड़ा जागरूक करते, परिवार से ये थोड़ी सी शिक्षा मिलती इंसान को। जैसे हम अभी क्या, हम लोगों के इंडिया में क्या है कि हम लोग जैसे ये जनरली आप देखते होंगे, हम लोग रास्ते चलते हैं अगर कहीं या गाड़ी में ही चलते हैं, हमने पॉपकॉर्न खाया या चिप्स खाया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या डस्टबिन में डाल जाते हैं? कतई नहीं, हम लोगों ने खिड़की का शीशा नीचे गिराया और वहीं सड़क पे हमने कूड़ा डाल दिया। तो ये तो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा है ये सब गलतियां करते हैं। तो ये नहीं है कि खाली शिक्षा ही इसमें एक बेरोजगारी भी कारण है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि स्वयं जो अपनी चेतना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक कुछ भी काम ऐसा संभव नहीं है।
जब तक खुद से ये चीज समझ में नहीं आएगा कि हाँ कि हमको ये चीज मतलब ये सामाजिक दायित्व हमको लेना है कि अपने आसपास हम सफाई रखें। जैसे देखिए सिंगापुर, मेरे भाई काफी पहले सिंगापुर गए थे, तो उन्होंने आके बताया कि उनको एक बार पनिशमेंट भरना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस समय चिट्ठियों का जमाना था, लेटर जाते थे, घर से लेटर गया, वो इतने खुश हो गए कि सड़क पे चलते चलते उन्होंने लिफाफा वहीं गिरा दिया, लेटर पढ़ने लगे, पीछे से तुरंत आई पुलिस और तुरंत उनका चालान कर दिया। तो ये सब चीजें और देशों में है, लेकिन हम लोग के देशों में नहीं, हम लोग के देश में नहीं है ये चीज, क्योंकि यहाँ सफाई कोई ये नहीं मायने रखती है कि सफाई कोई जरूरी चीज है। इसको इसके लिए पनिशमेंट बना होगा, दंड बना होगा, लेकिन कोई न पालन करता है, न उसका कोई पनिशमेंट मिलता है। तो जनता भी भगवान भरोसे और प्रशासन भी भगवान भरोसे। जी तो ये है कि पहले तो हमको बिल्कुल लगता है कि पहले जी इंसान को अपने ही अवधेश भाई जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी अर्जुन जी, तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो खुद से मतलब आदमी को इस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए कि भाई हम थोड़ा सा अपने आसपास का वातावरण बढ़िया बनाए। एक अगर आपकी इजाजत हो तो 2 लाइन किसी दूसरे की हम इस बात पे थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। हेलो जी 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 किसी दूसरे की लिखी हुई लाइन है, आप कहिए। रविंद्र प्रभात जी का लिखा हुआ है, ये लखनऊ के लिए जी। बढ़ती हुई जनसंख्या, कटते हुए पेड़, बढ़ती हुई जनसंख्या, कटते हुए पेड़ हैं सड़कों पर पड़े हुए कूड़े करकट के ढेर, घुलता नहीं क्या तेरी धमनियों के गंदगी का जहर, कुछ तो बता लखनऊ शहर। मतलब वो इतना हैरान है लखनऊ शहर की स्थिति देख के कि इतने पॉल्यूशन के, प्रदूषण के उसमें, मतलब ये लखनऊ जो नवाबों की नगरी, अदब तहजीब की नगरी जो कही जाती थी, जहाँ की खूबसूरती नफासत विश्वविख्यात है, यहाँ की स्थिति ये है, तो हम दूसरे जगह की क्या बात करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और पढ़े लिखे लोग, कंप्लीट ब्यूरोक्रेसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर, सारे लोग। अवधेश भाई माइक खोल लीजिए, और इसी सवाल पर, जैसे कि संजीव जी की एक टिप्पणी आई, विद्रोही जी, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये विकास होना ही समग्र विकास है। बिल्कुल कम, और सांस्कृतिक और भाषाई समृद्धि भी को हमको जोड़ना पड़ेगा, स्वास्थ्य भी जोड़ना पड़ेगा, पानी, जल, स्वच्छ पर्यावरण भी। संजू ये बहुत ये एक विमर्श में नहीं देगा, इसलिए हम लगातार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इसको हम अभी सार्वजनिक पटल पर कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको ग्रामीण अंचलों में लेकर के जाएंगे, क्योंकि शहरी इलाकों, महानगरों में लोग शिक्षा प्राप्त, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके जीवन में शिक्षा के नैतिक और मानवीय मूल्यों का ह्रास है, खत्म है। गांव समृद्ध है आज भी से। जी अवधेश भाई। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दोनों में फर्क है। शहरी क्षेत्र की संस्कृति जो है वो भोगवाद की संस्कृति है। ग्रामीण क्षेत्र की अभी भी आवश्यकता पूर्ति के आधार पर चलती है कि मेरी आवश्यकता पूर्ण हो जाए, और मुझे मतलब जैसे भोजन है, या आजकल बिजली की एक आवश्यकता है, या अन्य शिक्षा की आवश्यकता है, ये सामान्य तरह से वो आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए तो ग्रामीण जीवन में अधिक सुखमय है, और लोग बड़े इत्मीनान से वहां रहते हैं। अभी भी पेड़ों के नीचे बैठकर चौपाल लगती है। शहर में व्यक्ति भाग रहा है, तो वहां पर जब भाग रहा है और उतना अधिक स्थान भी नहीं है कि जहां जहां हर चीज सरकारी या नगर निगम, नगर पालिकाओं की भी कई बार आप देखिए कि जहां पे कूड़ा करकट ये फेंकने का स्थान होता है, वहां पर पहले से ही ओवरफ्लो हुआ करता है। और सामान्य तौर पे प्रत्येक स्थानों पर, स्थान पर कुछ हमारा कल्चरल भी, थोड़ा सा सांस्कृतिक रूप से हमारी
जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की वो शिक्षित नहीं है, या नैतिकता का, जैसा आपने कहा कि अभाव है कि ये जगह जगह पे कूड़ा फेंक देते हैं, या कहीं कूड़ेदान हो तो उसको उठा के ले जाते हैं। तो कुछ सरकारों की और कुछ जनता की कमी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग अपने गांव को अपना समझते हैं, और जहां ऐसा समझते हैं वहां पे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, कि सहकारिता आंदोलन एक आवश्यकता है कि जो चीज गांव का पैसा है गांव में ही रहे, जिले का पैसा जिले में रहे, या मतलब लीकेज कम से कम हो। जैसे मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंकिंग सिस्टम में मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच खुलती है, तो वह ब्रांच खुलती है तो उस ब्रांच का एक अच्छा खासा किराया है, जो उसमें कर्मचारी हैं उसको उनको वेतन मिलना है, तो ये खर्च भी निकालने की जिम्मेदारी उस शाखा की होती है। जबकि सहकारिता आंदोलन में लोग मिलजुल कर काम करते हैं। कुछ लोग मिले और एक माइक्रो फाइनेंसिंग करके उन्होंने शुरू किया, एक बैंकिंग सिस्टम शुरू किया। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों ने 100 परिवारों ने मिलकर कुछ जमा किया और 10,000 रुपए तक उसमें ये बोला कि वे तुरंत मिल सकता है और आप ब्याज सहित इसको वापस कर दीजिए। तो कभी भी आवश्यकता के लिए, इस तरह की आवश्यकताओं के लिए लोग अपने बैंकों के चक्कर में या इनके उसमें नहीं होंगे। तो आर्थिक विकास यहीं से, जब आप कोई भी व्यक्ति बैंकिंग व्यवस्था में आ जाता है तो उसका आर्थिक विकास शुरू हो जाता है। तो इस तरह के सहकारिता आंदोलन की, चाहे मसालों का है, जैसे आजकल तो अमेजन है, जियो मार्ट है या फ्लिपकार्ट है, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो गांव से ही व्यक्ति, थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग दिया जाए तो गांव का व्यक्ति या बाराबंकी का या गोंडा का या हरदोई का कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस पर अब देसी घी का या डेयरी प्रोडक्ट्स या जड़ी बूटी जैसे हरड़ है या इत्यादि जो भी कुछ वहाँ पे होता है अपने क्षेत्र में, उसका उत्पादन करके इसका मार्केट का फायदा ले सकता है। अब गेहूं की खेती आसान है, लेकिन गेहूं 20 रुपए किलो है और बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो 200-500 रुपए किलो भी बिकती हैं। तो सबकी आवश्यकताएं हैं, तो उसको मार्केट को पहचान कर लोगों को थोड़ा सा ट्रेंड करके इस तरह से करा जाए तो इंटरनेट जो सूचना तकनीकी की क्रांति है उसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच सकता है। तो ये मैं तो उसका स्वागत करूंगा कि आप इस विमर्श को ग्रामीण क्षेत्र में, जब ये कोरोना काल समाप्त होता है तो सीधे सीधे गांव से ही चौपाल कीजिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, गांव से ही सजीव। अवधेश भाई, आपसे हमारी फोन पर बात हुई थी पहले, ये गांव में सीधा होगा, लेकिन आपने आज अभी स्वरोजगार स्वावलंबन में की बात की, तो आपको बताते हुए मुझे खुशी अनुभूत हो रही है। और इस बात से प्रत्यक्ष रूबरू अलका जी भी हैं। अलका जी, आप लोग जिस संस्था से अनुभूत से आप लोग जुड़ी हुई हैं, सारी लोग अनुभूत से जुड़े हुए तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो स्वरोजगार कर रही हैं, स्वावलंबन कर रही हैं, घरेलू कुटीर उद्योग को कर रही हैं। साथ ही साथ पढ़ी लिखी महिलाएं जो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छी बड़ी कंपनियों की हाउस वाइफ होने के साथ साथ वो कंपनी हैंडल कर रही है और ऑनलाइन बिजनेस में भी हैं। ऐसे तमाम सारे लोगों से हम स्त्री मन के विमर्श में लगातार 1 बजे चर्चा कर रहे हैं। इसमें अलका जी हमारी आज अनुभूत की प्रतिनिधित्व कर रही है, इसमें लता जी वो तमाम महिलाओं को, महिला संगठन और अनुभूत से जुड़े हुए लोगों को ला रही हैं। इसीलिए अनुभूत की पूरी टीम को, जिनका प्रतिनिधित्व आप अलका जी कर रही हैं, आप सहित सबको उनको धन्यवाद। और अब मैं वापस फिर आ रहा हूँ। आज आपने अवधेश भाई विषय उठाया, लोग जो कर रहे हैं उन अच्छे कामों को आगे बढ़ाना और जोड़ना, एक रूपता लाना, वो सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, सजग नागरिक की जानकारी जिम्मेदारी होती है कि जानकारी एक दूसरे के पास पहुंचे। वो दायित्व कोविड-19 में निभाने का यही एक उचित माध्यम मुझे तो 2.5 महीने की खामोशी और निगरानी के बाद समझ में आया, क्योंकि अवसर वो था कि अगर हम निकलते तो हम संक्रमित हो सकते थे। किसी की मदद करने की बजाय अपने को और अपने परिवार को, अपने शुभचिंतकों को हम खतरे में डाल देते, उनको दुखी करते। बहुत से लोगों ने बचाव किया। अब आशुतोष जी, आपसे ये समझना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन चेतना, क्या जागरूकता कमी? आप एडवोकेट हैं, क्या कानून बना करके, कानून बने भी हैं,
कानून का पालन भी होता है, लेकिन जब कानून का कड़ाई से पालन होता है तो जनता में आवाज उठती है कि पुलिस बदमाशी कर रही है। लेकिन कोई कूड़ा फेंक दे रहा है, अभी कोविड-19 में लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। आखिर कैसे समग्र विकास की जो पटरी है उस पर जो है उत्तर प्रदेश के नागरिकों का, भारत के नागरिकों की जिंदगी की रेल कैसे दौड़ेगी? कौन सा उसमें इलेक्ट्रिक इंजन फिट कर दिया जाए, या कोयले का है तो कितना कोयला डाला जाए, भाप का इंजन है तो कितनी स्टीम दी जाए, क्या किया जाए कि समग्र विकास की ट्रेन चल निकले? सबसे पहले मैं अवधेश जी ने जो 2 मुद्दे उठाए हैं, गांव और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जी इस पे 2 शब्द बोलना चाहूंगा। गांवों का, ये गांधी जी का मत था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से हम गांवों का विकास कर सकते हैं, किसानों का विकास कर सकते हैं। इसके लिए अनेकों कोऑपरेटिव सोसाइटीज गठित की गई, किसानों को बीज और खाद मुहैया कराने के लिए, आर्थिक स्वरोजगार स्वावलंबन के लिए गठित हुई। लेकिन उनमें बैठे लोगों के द्वारा गड़बड़ी के चलते आज की जितनी भी सोसाइटीज हैं या तो घाटे में चल रही हैं या तो बंद पड़ी हुई हैं। जहां तक ग्रामीण विकास का संदर्भ है, मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी द्वारा जब ये महसूस किया गया कि गांव का प्रधान सरपंच ये भली भांति समझता है कि हम अपने उसके गांव की क्या मूलभूत समस्याएं हैं और उनका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में फंडिंग की व्यवस्था करी और वो फंड गांवों को मुहैया कराया गया। लेकिन अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि सही ढंग से उस बजट का उपयोग न कर पाने के कारण या उसका मिसयूज हो जाने के कारण आज भी गांव की मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। ज्यों की त्यों समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ी हुई हैं। अब हम आगे प्रश्न पे आते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, और जहां तक शिक्षा का महत्व है, किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा का अहम रोल है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम नहीं समझ पाएंगे कि किस एस्पेक्ट में हमारा हित है और किस एस्पेक्ट में हमारा अहित है। सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा का विकास मतलब हुआ ही नहीं। जो सरकारी स्कूल हैं स्थापित हैं, गांवों में हैं और कस्बों में हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल पड़े हुए हैं। सरकारी संस्थाओं का उपयोग जनता नहीं कर रही है। इसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश भी किया था कि अधिकारियों के बच्चे, जनप्रतिनिधियों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए, लेकिन उसका भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। आदेश केवल आदेश बनकर रह गया। उसका मूल उद्देश्य यह था कि जब इन लोगों के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर में सुधार होगा, टीचर और स्टाफ वहाँ का समय से आएगा, स्कूल मेंटेन रहेंगे, साफ सफाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसके बाद भी तमाम स्कीमें लागू करी गई हैं। निःशुल्क मिड डे मील की योजना चल रही है, निःशुल्क ड्रेस दी जा रही है, छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। इसके बाद भी बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। इसका मूल, इसके इस बिंदु पे हमें विचार करना होगा क्या कारण सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। जी, अभी एक बात जी, जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य के संबंध में बोलिए। एक बार हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा था कि जो संस्थाएं, जो मेडिकल कॉलेजेस, जो पीजीआई जैसी संस्थाएं हमारे देश की रूरल एरियाज में स्थापित किए ताकि इलाज के लोगों को भागकर लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता न भागना पड़े। रूरल एरियाज में ब्लॉक स्तर तक पीएससी और एसएससी तो हैं, लेकिन उनकी सेवाएं जो हैं अभी जनता के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो पा रही हैं। लाख कोशिश के बावजूद भी गाड़ी जो है पटरी पे नहीं आ रही है। हमारे विमर्श की भी एक समय सीमा है। अब अंतिम टिप्पणियां आप लोगों की 30-30, 40-40 सेकंड की आएगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप से हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी ने, दिल्ली के हैं, उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा इस विमर्श में एक बिंदु को उल्लेख करो मेरी तरफ से, और उसके बाद समग्र विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बाधा जो है उस पर अगली बार चर्चा करो। वो है समग्र विकास
में सबसे बड़ी बाधा वो उसकी है, वो है जिनके ऊपर विकास योजनाओं की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है, वो है नौकरशाह और प्रशासक। इसीलिए एक कविता चंद लाइनें मैं आपके सामने रखता हूं सार्वजनिक पटल पर। योग प्रशासन, योग प्रशासक वही जो शासन करना जाने, अपने से पहले परहित कर्तव्य को जाने, करे सामना भ्रष्ट तत्व का जो हो बाधक, निर्मल तन मन वाचा कर्मा होंगे साधक। हमने शिक्षा का पूरा प्रसार आजादी के बाद अब तक नहीं हो पाया। राजीव गांधी जी की आपने चर्चा किया, अशोक जी ने, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था लागू की। पंचायती राज व्यवस्था में कमियां वो खुद बता गए कि हम कितना पैसा भेजते हैं कुछ नहीं पाया जा सकता है। जो भ्रष्टाचार का घून नौकरशाही में कॉर्पोरेट से लगा, क्या वो आज जन जन के रक्त में नहीं प्रवाहित हो रहा है? हम इस पर भी किसी वक्त चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आज के विमर्श में अगले विमर्श तक जाने के लिए छोटी छोटी लघु टिप्पणियां आप सबकी 30-30, 40-40 सेकंड की आनी बहुत जरूरी है। अवधेश जी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश के या पूरी मानव सभ्यता के प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे की स्वतंत्र चेतना में बाधा पहुंचाए बगैर अपने विकास के लिए सोचना चाहिए। और अपना विकास तभी संभव है जब समग्र समाज का, आसपास रहने वाले लोगों का विकास हो, गांव का विकास हो, न्याय पंचायत, क्षेत्र, तहसील, जिसका जिस स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे जिसको जिस स्तर पे काम करना हो उतने स्तर पर काम करके और अपने ही विकास के लिए सबका विकास करे। तो और सब, जैसे मैं अपने विकास के लिए अरविंद जी के साथ सहमत करता हूं और अरविंद जी और मेरा योग होता है, हम दोनों आपस में विकास करते हैं संगठन बनाकर, योग्यता से, नैतिकता से, और A+B का होल स्क्वायर, जो A² + B² + 2AB निकलता है, जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि 2AB जो है वो एक्स्ट्रा है। तो जैसे मान लीजिए अनुभूति संस्था है, अनुभूति संस्था की बहनें सब लोग अगर मिलकर काम कर रही हैं तो आउटपुट अधिक आ रहा है। जो आउटपुट आ रहा है वो सब अधिक आउटपुट जो आता है वो सबके बीच में समान भाग में बंटना चाहिए। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए कि राज्य हमारा है, राज्य की सारी आय हमारी आय है और उस आय के हम शेयर होल्डर हैं। यदि हमारे तक शेयर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब मेरा शेयर कोई और खा रहा है। तो इस तरह से जब व्यक्ति जागरूक होगा और सामाजिक संस्थाएं इस प्रकार से जागरूक करेंगी तो निश्चित रूप से जागरूकता से ही सब कुछ संभव है। धन्यवाद। चलिए आशुतोष जी, बिल्कुल 30-40 सेकंड में एक टिप्पणी इस विमर्श को दिशा देने के लिए, आगे ले जाने के लिए कैसे जागरूकता आए, वो ये सवाल अनुत्तरित है। जागरूकता कैसे आए बताइए, या कुछ इशारा करिए और फिर अगले विमर्श में हम फिर चर्चा करेंगे, हम फिर समझेंगे कि कैसे आए जागरूकता। जी लोगों को जागरूक करने के लिए से पहले फैमिली प्लानिंग और अन्य स्कीमों के लिए नुक्कड़ नाटक वगैरह हुआ करते थे। लोगों को इसके लिए उस तरह से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से और उनको जो है जागरूक पर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से उनको हम जागरूक कर सकते हैं कि आपका ये भलाई से पहले लोगों का अपना पर्सनल डेवलपमेंट लोग दूसरे के हित को संरक्षित करते हुए करते थे, लेकिन आज लोगों की मन भावना बदल गई है। आज लोग अपना डेवलपमेंट दूसरों का शोषण करके कर रहे हैं। वो सोच रहे कैसा हमारा निजी है, बारिश हो अथवा न हो। यही कारण है कि जो विकास की मुख्य धारा थी वो अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाई है। तो लोगों को जागरूक करने की है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। जब हम बात करें तो ये जरूर बतावें कि आपके यहाँ ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, क्या हो रहा है, कोई है कि नहीं है। छोटी सी बात है, आज कल जैसे लोगों को मुफ्त राशन शासन कराया जा रहा है, अब उसमें कोटेदार क्या कर रहा है, या तो गठरी कर रहा है या पर यूनिट 1-2 किलो काट के लोगों को दे रहा है। अब इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए थी, जबकि मुख्यमंत्री का बिल्कुल बराबर आदेश आता रहता है कि जितना जिसको मिला उतना उसको मुहैया कराया जाए। कोटेदार बहाना कर देती है आपकी यूनिट कट। लेकिन आप तो ये चर्चा कर रहे हैं,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार या किसी में भ्रष्टाचार नहीं, हम मूल जड़ को सींचना चाहते हैं, वहां पर हम कुछ कीटनाशक डालना चाहते हैं। भ्रष्टाचार तो रक्त में प्रवाहित है, लोग गंदगी खुद फेंक रहे हैं, लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाए, इसलिए जागरूकता चेतना की बात हो रही है। और अलका जी, आज के इस विमर्श में स्त्री मन का संपादकीय टिप्पणी, आपकी संपादकीय टिप्पणी कि हम अब विमर्श को कहाँ ले जाएं, बात नुक्कड़ नाटक और थिएटर की भी हुई। साथियों, आपको ये जान लेना चाहिए, स्त्री मन से ही जुड़े हुए कुछ जो लोग थिएटर में इंटरेस्ट रखते हैं, नृत्य नाट्य का तो पूरा आपकी एकेडमी और पूरा समूह है जो लगातार जुड़कर गीत संगीत नृत्य ध्यान योग और प्रकृति हमारे तनाव को कम करती है। इसी विश्वास के साथ अनुभूति क्लब बनी है और उसके क्लब के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, रंग कर्मियों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत का कार्यक्रम इसीलिए नहीं शुरू हो पा रहा है क्योंकि अभी अनुभूति और महिला संगठन से जुड़े हुए वार्ता श्रृंखला पूरी नहीं हो पा रही है। अलका जी, समग्र विकास पर चर्चा को कैसे बढ़ाया जाए आगे के विमर्शों में? इतनी बात हो गई, उसके आगे हमें बढ़ना है, इसे वस्तु रखिए अगले विमर्श। जी, मेरे ख्याल से हम लोगों को थोड़ा सा अपने जो अगल बगल है, जैसे हमारे यहाँ मेट जो आती है, थोड़ा हमको उसको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए हर चीज़ के विषय में। और अगर शिक्षित लोग जो समर्थ लोग हैं वो लोग कैंपेन चलाएं अगर, तो जन जन को जागरूक करें, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इससे भी फर्क पड़ेगा। और बाकी तो ये है कि भाई अब जब तक ये जो जैसे आपने बताया ना कि प्रशासन नौकरशाह, जब तक ये लोग मतलब थोड़ा सा इन लोगों का माइंड वो नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो चीज़ खाली जनता के अपने आप को वो जागरूक करने से नहीं हो सकता। जब ये जो तीनों कारक हैं, सरकार, नौकरशाह और जनता, ये तीनों कारक जब अपना अपना दायित्व जब पूरा करेंगे और अपने अपने दायित्व के प्रति जागरूक होंगे तभी समग्र विकास होगा। मतलब मेरा ये विचार है। बिल्कुल, तो आपने स्त्री मन ने एक मुझे इशारा कर दिया। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है अलका जी, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जनपक्ष में शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को भी लाया जाए, जहां पर सीधा सवाल, बिल्कुल जी, सीधा सवाल सत्ता से जुड़े हुए योगी आदित्यनाथ जी से जुड़े हुए उनका प्रतिनिधित्व कर रहे लोग इस जनपक्ष में आवे और सवालों का जवाब दें, स्त्री मन के सवाल का जवाब दें, शिक्षा से जुड़ी हुई व्यवस्था का सवाल दें, उत्तर प्रदेश का समग्र विकास क्यों नहीं हो रहा है, जवाबदेही उनकी बनती है। सामाजिक सरोकारों से जनता को जोड़ने के लिए अगर हम चिंतित हैं, जागरूकता नहीं है, हम मंथन कर रहे हैं, तो सरकार की नौकरशाही और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जवाब हमको देना होगा, क्योंकि हमने आपको चुन करके भेजा है। सभी लोगों का धन्यवाद। अवधेश जी, आशुतोष जी, अलका जी, आपको विशेष धन्यवाद। सारे प्रतिभागियों को सुना, अपना समय दिया और आखिरी टिप्पणी जो है संजू जी आपकी फिर आई। अलका जी, आपका धन्यवाद। जो लोग बाद में सुनेंगे, अभी सुन रहे हैं, उनको इस बात के लिए कोटि धन्यवाद कि सीमित दिनचर्या में, हमारे दिनचर्या सीमित है और तमाम बड़े बड़े डिबेट्स में, जिसमें चाइना, जापान, जिनसे आपके जीवन का वास्ता नहीं है, उन डिबेट्स को छोड़ करके जनपद से जुड़ते हैं, बात रखते हैं, बात सुनते हैं, हमें समझते हैं। हम आपके लिए समय निकाल रहे हैं, हम अपने लिए समय निकाल रहे हैं, इसको ऊर्जा दीजिए। आपकी उपस्थिति, आपकी टिप्पणी, आपके सवाल अवधेश जी को, आशुतोष जी को, अलका जी को और मुझे एक संजीवनी देते हैं। हमारे ऊर्जा के केंद्र आपकी टिप्पणियां बनती हैं, तो आप जुड़े रहिए जनपद से। हम आज ही मिलेंगे 1 बजे और उसके बाद मिलेंगे 4 बजे। 1 बजे स्त्री मन में शिक्षक दिवस पर महिलाओं के विचार और उनकी टिप्पणी के साथ, और 4 बजे उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए छोटे राज्यों का गठन क्यों, इस पर बात रखेंगी
जो स्त्री शक्ति का प्रतिबिंब, जो अपनी राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक के साथ साथ राजनीतिक जन आंदोलन खड़ा करने में भागीदारी निभा रही हैं, तो अपनी सुविधा और रुचि अनुसार जनपद से जुड़े रहिए। 11 बजे, 1 बजे, 4 बजे हम कोशिश करते हैं नियमित रूप से जनपद में जनता के लोगों को ला करके आपकी बात को बताने के लिए। धन्यवाद।